होगा, बस इसी तरह आप बना रहे। बड़े बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। बड़े दिन में दर्शन हुए आपके, ज़ियारत हुई आपकी बहुत दिन में। ऐसे ही थोड़ा बिजी भैया, इधर-उधर आपको पता ही है, लगे रहते हैं कहीं न कहीं काम में, तो उस वजह से थोड़ा-सा बिजी रहते हैं। और सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम, खुश रहिए सभी। और क्या बना भैया केस का? मेरा तो आज ना 1 किलो खून पड़ गया बहन जी को देख के। हमारा हम आप आते हो, हम सबका वैसे ही बढ़ जाता है कि भाई एक एक उम्मीद है हमें कि आप कुछ अच्छा करोगे। देखो, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है? पर कभी भी किसी को अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। याद रखो, जो इंसान कर्म कर रहा है ना, वो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होगा। धीरे-धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली पीछे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल, कर लो, बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। समय होगा, अपनी कोशिश अगर बंदा कर रहा है, कोई है ऐसे तो है नहीं कि कोई बंदा आया और बोल के चला गया। भाई वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं तो देखो, मेरी तो किसी को लगे ना कि हमारे 10% हट के मोमिन मलिक जी कुछ नहीं करेंगे, मेरे अभी 101% है कि आप कुछ ना कुछ करोगे और अच्छा करोगे, ये मुझे मालूम है। क्या उम्मीद है मुझे। मेरा दिल अभी नहीं टूटा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है कोर्ट के काम में बहुत टाइम लगते हैं। छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाए मोटरसाइकिल और दूसरे मोटरसाइकिल से, उसको 6 महीने, साल लगा देती सरकार। ये तो फिर इंटरनेशनल मामला है, तो कहाँ 1 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है। ये उठाई सीमा और पटक दी पाकिस्तानी खुश, इधर से हिंदुस्तानियों ने ताली मार दी, आधों ने रो लिया, आधों ने आपको गाली दे दी, आधों ने आपको आशीर्वाद दे दिया, या ये हाल है। तो इसलिए आप लगे रहो, दुनिया की परवाह ना करो, ये दुनिया है। ये सिर्फ जब हाथी निकलता है गाँव में से, तो पीछे सिर्फ जो गाँव के कुत्ते होते हैं ना, वो पीछे-पीछे भौंकते, हाथी अपनी मस्त चाल चलते हैं। आप वही हो, चलते। इनकी औकात गाँव की बाहर जाने की है, ना इनकी आगे आने की, भौंकने की। क्योंकि इनको पता है कि अगर आगे आके भौंकेंगे ना, तो वो हाथी सूंड में लपेट के पीछे फेंक देगा। तो आप परवाह ना करते हुए जो अपना कर्तव्य निभा रहे हो, निष्ठावान, आप अपने आपको लगता है कि हाँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और मुझे किस इंसान को जीत का शौक नहीं होता? हर इंसान चाहता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं जीत के वापस आऊँ। जो हमारे सत्ता पर बैठे हैं, जो हमारे ऑर्डरों पे बैठे हैं, उनको भी लगता है कि अगर कहीं किसी देश के साथ हमारी लड़ाई हो, तो हमारी जीत हो। हर इंसान अपने मन में एक जीत का सपना लेकर बैठता है, और जिसके मन में जीत का सपना पनप रहता है कि होगा, तो उसकी जीत निश्चित है, कोई भी नहीं उसको रोक पाता। कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अगर तुम स्थिर ही नहीं हो, तुम किसी से भी, ना तो मैंने देखा तुम्हें राम भगवान पर भी तुमने, सीता माता पर भी तुमने, कृष्ण भगवान पर भी तुमने, द्रौपदी पर तुमने, हर चीज पर तुमने भगवानों पर टिप्पणी की, तो मोमिन मलिक जी क्या चीज है? क्या चीज है? आस्था में क्या चीज है? कुछ नहीं। जब तक तुम अपना मन स्थिर नहीं रखोगे ना, कि हम अगर लगे हैं मोमिन सर के साथ, तो जीत निश्चित होगी। हार जीत उस परमात्मा के हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। हम लोग कर्म कर रहे हैं, तो हमें ये कर्म करना है, जाना है, सीमा को भेजना है, किसी तरह भी भेजना है, तो सीमा को भेजना ही है। वो मोमिन मलिक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने पहले दिन से कह रखा है कि भाई जहां आवाज मारोगे आधी रात को भी इस मैटर के लिए, हम वहीं पहुंचेंगे। ठीक है? आप लोग धैर्य बनाए रखो भाई। ये पिक्चर नहीं चल रही, ये थिएटर में नहीं बैठे हो, ये रियल जिंदगी में बैठे हो। ये 3 घंटे की मूवी, उसके बाद पर्दा आया, फिनिश, सीटों से खड़े हुए और घर को चल दिए। ये लड़ाई है, बहुत बहुत ही गहरी लड़ाई है, जिसको लड़ना बहुत मुश्किल है। जिस लड़ाई में जिस बंदे ने एक पैसा नहीं खाया, जिस बंदे ने एक मतलब अपनी इज्जत की तुम लोग धज्जियां उड़ा रहे हो, वो बंदा फिर भी शांत बैठा है। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डॉलर नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद भी चंड चाटुकारों से हम लोग जलील हो रहे हैं। तो इसको तुम्हारी मानसिकता कैसे दर्शाती है, वो यहीं से देखा जाता है। तुम एक मान प्रतिष्ठा वाले बंदे को, जो समाज में एक नाम रखता है, जो एक बहुत बड़ा एडवोकेट है, जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम फालतू की बातें करो,
तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। मैं तो यही कहूंगी, को शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा लड़ रहा है, जिसको कोई पैसे से कोई उसका स्वार्थ नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से आएंगे या मेरे को हिंदुस्तान वाले देंगे या मुझे वहां से डॉलर आएंगे। बस उस अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, धर्म भी छोड़ दो, मुसलमान हिंदू छोड़ दो, सिर्फ देश के लिए कि मेरे देश में जो गलत तरीके से लोग आए हैं वो निकलने चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तान का हो बंदा, उसको निकलना चाहिए। तो वो लड़ रहे हैं, तुम्हारा मन है, तुम कुछ भी, ये तो इसकी कोई हड्डी तो है नहीं, अलग करके कुछ भी बोलो, बोलते रहो, हमारी सेहत पे कोई असर ही नहीं है। जी भैया माफी चाहती हूँ अगर कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो। जी भैया क्या बन गया केस में, क्या बन गया है? मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है नेटवर्क की। अच्छा, ये मैसेज भी नहीं ऊपर चल रहे थे। भैया मेरी आवाज आ रही है? दिक्कत आप रिपीट कर सकते हो उसको। 2 मिनट की बातें नहीं आई है, 3 मिनट के करीब। कोई कोई बात नहीं। आप भैया बताइए केस में क्या चल रहा है? ये बहन, ये केस जो है ना, साल के जैसे कोई ब्लाइंड लड़की हो ना, अंधी लड़की हो, जो नाबीना लड़की हो, उर्दू में नाबीना, हिंदी में अंधी, और अंग्रेजी में ब्लाइंड गर्ल, और उसकी शादी अगर हो रही हो तो वो उसको बेचारी को यकीन नहीं होता। आपको पता ही सही। है। मंडल सज गए हैं, हलवाई आ गए हैं, की पक्ष की तरफ से थे, वो भी खाना खा रहे हैं, और जो लड़की लड़के वाले थे वो सब लोग, उनका स्वागत किया जा रहा है, और फेरों की तैयारी की जा रही है, निकाह की तैयारी की जा रही है, मतलब स्मूथली सब कुछ चल रहा है। और चारों तरफ सजावट भी है, रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं, गाड़ी भी सजी हुई है जिसमें दुल्हन बैठ के जाएगी। वो उसके ऊपर पूरी अच्छी ट्यूनिंग, उसको अच्छी लंबी गाड़ी उसको जिसमें दुल्हन बैठ, मतलब हर इंतजाम अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक ठीक है। लेकिन कोई उस ब्लाइंड लड़की को ये कहने लगे कि बहन मेरी, तेरा टेंट भी सज गया, हलवाई भी 2 दिन से बैठे हुए हैं, खाना भी बहुत अच्छा तैयार हो गया, बराती भी आ चुके, जिस गाड़ी में शादी होने के बाद आप बैठ के अपनी ससुराल में जाओगी वो भी आ चुकी। भी आ चुके, इतनी अच्छी सजावट हो चुकी, सब कुछ हो चुका। कि ये जो कह रहा है ना, ये साला बेवकूफ है। वो कहेगी कि ये जो है ये बेवकूफ है, उसको लगेगा कि उसकी नजर में, क्योंकि बेचारी वो नेचुरल रूप से जो है वो, तो मैं ये मिसाल देता हूँ, उसको महसूस नहीं होगा। लोग खाना भी खा लेंगे, फेरे भी हो जाएंगे, उसको लगेगा कि ठीक है, चल रहा है, हो रहा है। लेकिन जब वो बैठ के गाड़ी में भी चली जाएगी, ससुराल भी पहुंच जाएगी, तब तक भी उसको एहसास नहीं होगा। उसको एहसास तब होगा जब कुछ समय के बाद, परमात्मा की तरफ से शादी होने के बाद 9 या 10 महीने के बाद, जब परमात्मा गोद भरेगा और वो बच्चा, वो बच्चा उसकी जो कोख में होगा, और वो जो अपने कोख के अंदर इस बात को महसूस करेगी कि तेरे अंदर कोई जीव अंश परमात्मा ने, खुदा ने शादी के जरिए से दिया है, और वो अंश तेरे अंदर है, और वो अंदर मोमेंट्स भी कर रहा है, उसके टिक्के भी लग रहे हैं, मेडिकल भी हो रहा है। और वो जब पैदा होगा, उसका पेन, जो एक माँ का जो दर्द होता है, एक जो वो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, जो मातृत्व का जो दर्द होता है, वो पेन जब उसको महसूस होगा, और उसको वो अपना, उसका बच्चा जब आ जाएगा, लड़का हो या लड़की हो, वो उस पे ऐसे अंधी आप देखोगे, अंधी या ब्लाइंड लड़की का आप देखोगे, या लेडी का, हमारी बहन बेटी है, कोई भी हो सकती है, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो उसको पता है कि ये मैंने अपने पेट में ये रहा है, 9 महीने मैंने इसको पाला है, और इसके पेन मैंने झेले हैं, और ये पैदा हुआ, तो वो बिना ही कोई इसको कहे ना कि तेरे बच्चा पैदा हो गया भाई, तेरी शादी हो गई थी,
तो वो बिना ही बताए खुद ही कहेगी हाँ मेरा बच्चा पैदा हो चुका, मैं माँ बन चुकी और ये मेरा बेटा, उसको ऐसे हाथ फेर, उसको बच्चे को ऐसे हाथ फेरेगी। तो बहन जी, इस केस को हम बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं, हम कह चुके हैं। अब तो हम सिर्फ लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कौन कितनी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत समय पहले मैंने बच्चों को लेने के ऑर्डर में करवा चुका हूं, करवा चुका हूं, करवा चुका हूं, लेकिन उन बच्चे के ऑर्डर को लेने के बाद मैं उनको एग्जीक्यूट तब करूंगा, तब वो अमल में लाए जाएंगे कि वो बच्चे किस बाप को मिले, तब उसका बाप भारत में आएगा। ये मैं बार बार कह चुका हूं। वो जो ऑर्डर्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों को जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं, और इंफॉर्मेशन के लिए वो एग्जीक्यूट होंगे जब वो आ जाएगा। उसमें टाइम, डेट, समय, ईयर सब कुछ लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब तो ये बात ऐसी होगी जैसे वो अंधी ब्लाइंड बेटी का जो ना तो वो तो जब 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद परमात्मा उसकी गोद भरेगा, तो उसको फिर किसी को ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि तेरी शादी हो चुकी, तेरा बच्चा भी पैदा हो चुका। किसी फिर उस टाइम, आज शादी हो रही है, हम कह रहे हैं कि भाई तेरी शादी हो रही है, फूल सज रहे हैं, मंडप सज रहा है, तेरी बाराती आ चुके हैं, अब गाड़ी में बैठ के तुम्हें जाना है, तो उसको यकीन नहीं हो रहा। तो कुछ नेगेटिविटी के जो लोग हैं, जो लोग नेगेटिविटी को फैला रहे हैं या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एलिगेशंस फेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल वही हैं जो वो एक ब्लाइंड, वही उसी भूमिका को निभा रहे हैं जो एक ब्लाइंड लड़की की भूमिका है। लेकिन जब वो चीज सामने आएगी तो सारी दुनिया देखेगी बहन जी। मैं बहुत पहले करा चुका। अब तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस, क्योंकि तो 1 तारीख को तरफ से जो उन 45 डेज का उनको जो समय दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर आप उसको वीजा ग्रांट करके, और अदालत में विदेश मंत्रालय, हाई कमीशन ऑफ इंडिया को 45 डेज का दोबारा टाइम दिया है, 15/5 तक। चाहे वो कल दे दे, परसों दे दे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इतने कम समय में, क्योंकि 1 तारीख तक का सिर्फ हफ्ता है, 10 दिन का जो वो में हमें करने में दिक्कत आ रही है, तो तो मुझे भी कहा इस बात को कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो 45 डेज का टाइम अदालत से मैंने भी उसमें नो ऑब्जेक्शन किया कि जी ठीक है, क्योंकि ये सरकारों के मसले हैं बहन जी, हमें अपनी सरकार का भी सहयोग करना है। हमने अपनी सरकार हमने अपनी सरकार काम में सहयोग करना है, और हमने अपना काम भी करना है। हमने दोनों ही काम करने हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है हम खाली जो है ना अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएं, उनके बिल्कुल। और काम तो वो हमने कंसिडर किया है। 45 डेज का उसमें समय दिया है, और वो ऑर्डर भी आज हमने कोशिश की थी लेने के लिए, लेकिन वो व्यस्तता ज्यादा होने की वजह से आज हमें नहीं मिल सके। तो उम्मीद है तो कल मिल जाएंगे। मंडे तक वो ऑर्डर विदेश मंत्रालय में, जैसे हमने पहले भी ऑर्डर भिजवाए थे, विदेश मंत्रालय भारत सरकार को हम वो ऑर्डर भिजवा देंगे, और वो आगे एक कॉपी उसकी आगे हाई कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगी, और ये भी अपने तौर पे कॉपी देंगे। ये ऑर्डर्स होने के बाद किसी भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी, किसी भी और फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हमने अदालत को बताया था कि जनाब ये रिकमेंडेशंस वो मांगते हैं, और हमें अदालत के आदेश की कॉपी के ऊपर ही हमें वीजा दिया जाए। तो वो अदालत के आदेश, हमने सारी बातें कोर्ट में रखी थी और लिखित में दी थी, तो उस पर वो आदेश हुआ है। तो वो आएगा, आने के बाद देखना, जो हमसे एक इंसानियत के नाते, एक हमें उससे कुछ लालच नहीं, ना पहले था ना आज है ना कब,
एक इंसानियत के नाते उसको रिसीव करेंगे, इंसानियत के नाते उसको जो ना उसके रहने का, खाने का, पीने का अच्छा ख्याल रखा जाएगा। किसी प्रकार की उसको कमी मुलाकात कराई जाएगी, बातचीत भी कराई जाएगी, और वो समय भी आएगा जब वो अपने बच्चों के साथ रहेगा भी, भारत में ही बच्चों के साथ रहेगा भी जब तक वो जाएगा, और उस समय बिताएगा तो खुद अपने अपने चैनल से या किसी भी माध्यम से वो दुनिया उसको देखेगी। तो वो वक्त वो होगा कि जब उस ब्लाइंड लड़की को पता लगा कि मेरे बेटा पैदा हुआ, वो सर पे ऐसे हाथ फेर रही है, शरीर पे हाथ फेर रही है, तो वो वक्त आएगा, तो वो महसूस उस वक्त होगा पूरी दुनिया। अभी लोगों का क्या है, अभी तो लोग बात बनाना आसान होता है बहन जी, करना बहुत मुश्किल होता है। बात तो जिसपे एक देसी में कहावत है, जिसपे टॉयलेट करके नहीं उठा जाता ना, जिसपे टॉयलेट करके नहीं उठा जाता वो भी बात बना दे। और उससे भी आगे रफ बात एक हमारी देसी भाषा में है कि जिससे हक के नहीं उठा जाता ना, जिसकी कोई औकात नहीं, जो टॉयलेट करके हक के उठ नहीं सकता, वो भी बात बना दे, वो भी मोमिन मलिक पे जो ना सवाल दाग दे। अरे पहले अपनी औकात देखो, अपने आप को देखो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा क्या व्योत है, तुम्हारी तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तुम किस हालात में हो, और तुम्हारा मकाम क्या है, और तुम किस आदमी पे जो ना कैसे उठा रहे हो। मैं ये इगोइज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मिसाल को फिट कर रहा हूं कि जिसपे टॉयलेट करके नहीं उठा जाता वो भी बात बना रहा है। मतलब कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। एक वकील की जो जिम्मेदारी होती है ना, एक वकील जब कोई केस लेता है, उसकी जिम्मेदारी, जो व्यक्ति उसको केस देता है, चाहे वो क्लाइंट है या कोई बीच का माध्यम है, उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। मुझे ये केस जो मिला वो अंसार वर्दी ट्रस्ट ने दिया, तो मेरी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं ईमानदारी के साथ, क्योंकि अंसार वर्दी ट्रस्ट हमारे भारतीय कैदियों के लिए पाकिस्तान के सही सही, बिल्कुल सही बात है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जो हमारे गुजरात के और जो हमारे दीव के, दमन के जितना समुद्री एरिया है, तो कराची के साथ जो अटैच है समुद्री एरिया, हमारे भारत का एरिया, उसमें महाराष्ट्र हो गया, दीव और दमन हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई का एरिया हो गया। तो जो हमारे भारतीय मछुआरे होते हैं वो ज्यादातर हिंदू जाति के ही होते हैं, तो वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, और वहां पर समुद्र में सीमा तो होती नहीं, ना कोई पोल गड़ा होता, तो वो पता नहीं लगता कि कब उनकी नाव जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होगी और इंडिया की टेरिटरी से निकल गई। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है उनको, तो थोड़ा कम करिए, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको अरेस्ट कर लेती है, उनकी नाव को जब्त कर लेती है, और उनको पकड़ के कराची ले जाया जाता है, और वहां लांडी जेल में और सेंट्रल जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। और ऐसे ही पाकिस्तान के मछुआरे, वो उनको भी भारतीय नेवी पकड़ के अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो वो भारत की जेलों में वो लोग बंद है। तो जब मैं पाकिस्तान गया, मुझे पता चला कि बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ बंद है, तो फिर मैंने वहां की जेल का इंस्पेक्शन किया, सेंट्रल जेल का, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन ली कि मैं वकील हूँ, दोनों देशों के लिए काम करता हूँ, इंसानियत के लिए, जो विक्टिम लोग हैं उन लोगों के लिए, तो मुझे लिहाजा परमिशन दी जाए। वहां की सरकार को मैंने तमाम प्रूफ दिखाए, अखबार दिखाए, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जिन जिन लोगों को मैंने काम किया वो सारे मैंने अटैच किए। तो सरकार ने विचार किया, विचार करने के बाद मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको आपके कार्यों को देखते हुए, जो आप वहां काम करते हैं भारत में, पाकिस्तान के लोगों को भी आपने छुड़वाया है और दुनिया के दूसरे बाद मैं लांडी जेल में हमारे भारतीय कैदियों से मिला। करीब 425 और 420 के करीब वहां भारतीय कैदी बंद थे, सारे नौजवान बेटे, सारे नौजवान शख्स, जो ज्यादातर उसमें 10-15 मुस्लिम थे, बाकी सारे हिंदू थे। तो मैं उन लोगों के लिए उनसे मिला, मैंने वहां के सुप्रीडेंट से कहा कि जी मैं इनको मिठाई खिलाना चाहता हूँ, इनको कुछ मैं खिलाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप खाने पीने का कोई भी सामान दे सकते हैं टेस्ट कराने के बाद।
तो मैंने वहीं के जो एम्प्लॉय लोग थे उनको कहा कि ये पैसे लीजिए और आप अपनी ही कैंटीन से या बाहर से जहां से आप अच्छा समझे वहां से वो मिठाई, वो कैंटीन, वो फल मंगवाइए और इन लोगों में बांटिए। तो मैंने वो फल, मिठाई वगैरह, कुछ कपड़े, कुछ कई लोग उनमें बीमार थे तो पता चला कि ये भी इंडियन से, ये बीमार है भाई, इसकी दवाई का वहां की गवर्नमेंट करती है इंतजाम, जेल के डिपार्टमेंट करता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये जो बीमार है इसकी दवाई, जो दवाई सरकारी रेट पे, सरकारी मेडिसिन ना मिले और जो बाहर से खरीदी जाए, तो ये पैसे मैं दे रहा हूं, तो ये पैसे आप उनकी दवाई में देना। तो बहन जी, मैंने देखा उन नौजवानों को, मैंने उनसे मिला, जेल में मुलाकात कराई सुप्रीटेंडेंट ने, क्योंकि परमिशन थी, होम होम मिनिस्ट्री की, वहां के होम सेक्रेटरी की परमिशन थी। तो उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या यहाँ पर कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहन जी, आप यकीन जानना, उनमें से कई नौजवान लड़के दहाड़ देकर रोने लगे और आप यकीन नहीं करोगे कि उनके रोने को मैं भी नहीं देख सका। रीजन ये था, और मैं भी भारतीय हूं, तो चाहे हम भारतीय, चाहे वो हिंदू थे या मैं मुसलमान था, वो नहीं, हम हिंदू मुसलमान बाद में, पहले हम एक कंट्री के थे, एक भारतीय थे, और पाकिस्तान से हमारा हमेशा ही किसी ना किसी बातों पर विवाद रहता है। जब उन्होंने देखा एक भारतीय वकील, और वो भी मुस्लिम वकील, हमसे मिलने के लिए आया, हमें मिठाई बांट रहा है, हमें कपड़े बांट रहा है, हमारे फल फल हमें दे रहा है और हमारी दवाइयों के लिए पैसे दे रहा है, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें यहां से छुड़वाऊंगा और छुड़वा के भारत जल्दी ही लेके जाऊंगा। बहन जी, उनके आंसुओं की कतार को मैं रोक नहीं पाया। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों का केस लड़ते हैं। हाँ, मैं लड़ता हूं। मैं इसलिए लड़ता हूं पाकिस्तान के लोगों का केस, ताकि मेरे भारत के लोग भी जो वहां पर कैद हैं, मैं उनकी भी मदद कर सकूं, और जो पाकिस्तान के लोग, गरीब लोग यहाँ पर कैद हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, मैं उन गरीब लोगों की, दोनों देशों के लोगों की मैं मदद कर सकूं, जिनके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वकील, कोई ऐसी संस्था खड़ी नहीं होती जो उनको इंसाफ दिलाया जाए या उनकी मदद की जाए। मेरे क्या रिश्तेदार लगते हैं वो लोग? अगर मेरे दिल में ये बात आ जाए कि मैं तो मुसलमान हूं, ये तो हिंदू है, पाकिस्तान की जेल में पड़े रहने दो, अगर मेरे मन में विचार आ जाए, तो क्या वो विचार अच्छा है? नहीं। मैं अपने आप को मरा हुआ समझूंगा जिस दिन मेरे अंदर ये विचार आ गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, मैंने कभी अपने जीवन में ये विचार आने ही नहीं दिया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, मैंने हमेशा इंसानियत को देखा है। अगर एक ने ऐसा किया है, किसी बेटी के साथ, एक बेटी थी सोनीपत की, उसको, दलित की बेटी थी, उसको उठाया, उसका रेप किया, उसको जो है ना गैंग रेप किया गया, पत्थरों से मार मार के मुंह कुचल दिया गया, शरीर को तोड़ दिया गया। 5 साल मोमिन मलिक ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मुकदमा लड़ा। 5 साल, 5 से 6 जजेस, सेशन जज बदले गए, उनकी ट्रांसफर हुई, 58 गवाह हुए, धमकी भी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन मोमिन मलिक ने उस बहन, उस बेटी को फ्री ऑफ, और 17 लाख रुपए उनको मुआवजा दिवाया, और एक चवन्नी उनसे मिली, और उनको, दोनों लड़कों को फांसी कराई। कोई भी अखबार उठा के ऑनलाइन चेक कर सकता है। ये 19/12/2023 का जो है ना ये ऑर्डर, सोनीपत सेशन कोर्ट का, कोई भी उठा के देख सकता है। भैया अभी पीछे मैंने आपको बोला था जो यहाँ पर बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, है ना, मतलब 4 लोगों ने किया था, वो चारों के चारों मुसलमान थे। जब मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि बहन जी मैं तो, आप मुझे केस लेकर दो, मैं लड़ूंगा, मैं फांसी दिलवाऊंगा, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने एक वकील होने के नाते, ना कि एक हिंदू एक मुसलमान, नहीं, आपने एक वकील होने के नाते आपने मुझे, यहाँ गई थी मैं नरेला जब कांड हुआ था,
रात को याद है मैं आपको बताकर गई थी कि बच्चे के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है, जबकि जी जी वो लड़के हिंदू थे और आपने कहा मुझे केस दो, मैं फ्री में लड़ूंगा और मैं पैसे भी अपने से लगाऊंगा, आपने ये बात बोली। फिर यहाँ का जो जी उस दिन का केस हुआ, अभी महीना भी नहीं हुआ, मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि बहन जी कोई बात नहीं। मैंने कहा वो लड़के मुसलमान थे, आपने कहा कोई भी हो, मैं उस बेटी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीजें भी देखनी चाहिए कि वो इंसान जो लड़ रहा है वो सिर्फ एक इंसानियत और एक अच्छा वकील होने के नाते लड़ रहा है। वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ रहा, वो एक अच्छा वकील और इंसानियत के नाते लड़ रहा है कि बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई हो, बेटी बेटी होती है। ठीक है, बेटियां बेटियां होती हैं भाई, हमारी लड़ाई अलग है। जमीन पर लड़ रहे हैं, कोई क्रिया करता प्रतिक्रिया देती हूँ मैं अब भी कहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। ठीक है, तो पर ये जो लड़ाई जो भैया ने मुझे 2 बार मैंने इनको आजमाया, दोनों बार इन्होंने मुझे कहा कि बहन जी मुझे दो, मुझे मुझे एड्रेस दो, मुझे उसके बाप का नंबर दो, मैं लड़ूंगा अपने से पैसा लगा के। तो मुझे कहीं ना कहीं खुश हुई कि भाई भारत के जो वकील है ना, उनके अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान का बच्चा, ये हिंदू का बच्चा, चाहे वो मुसलमान वकील हो चाहे हिंदू वकील हो, वो सिर्फ कर्म के लिए और मतलब इंसानियत के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल 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 की बात सुनकर जी। तो बहन जी फिर मैंने आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ। फिर मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जेल सुप्रीडेंट से उन लोगों की लिस्ट मांगी कि मेरे को इनकी लिस्ट दी जाए, ताकि जिनकी सजा हो चुकी है, जिनकी पूरी हो चुकी है सजा, और वो कई कई साल से यहाँ पर पड़े हुए हैं नौजवान बच्चे। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें दिक्कत क्या है। तो उन्होंने, नौजवान भारतीयों ने मुझे ये कहा कि हमें यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है, खाने के लिए भी सब कुछ मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है, और हमें अलग बैरक्स में रखा जाता है, कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए, और जो दूसरे कैदी है वो भी कभी हमसे बदतमीजी वगैरह नहीं करते, और जो यहाँ के अधिकारी है वो भी कभी वो गलत नहीं करते। कोई दिक्कत होती है तो हम बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मसला ये है कि अपने में कहा, कितनी बड़ी बात जिसने मुझे रख दिया। हम वो उन भारतीय कैदियों ने जो ज्यादातर हिंदू थे, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उन्होंने मुझे कहा कि अपने वतन की जेल, अगर हमें पाकिस्तान में जेल में ना रख के फ्री घूमने भी दिया जाए, फ्री कारोबार करने दिया जाए, तो अपने वतन की जेल दूसरे किसी देश में आजाद घूमने से बेहतर है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। सही। तो फिर मैंने उनके लिए वहां पर हाई कोर्ट में एक मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया हाई कोर्ट में। और आप देखोगे उसके बाद से आज तक कितने उसमें ऑर्डर पास हुआ, हाई कोर्ट से बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ। मैंने वहां की जो हाई कोर्ट है लाहौर, कराची हाई कोर्ट, वहां का धन्यवाद किया, वहां के अधिकारियों को धन्यवाद किया। उसके बाद से जब मैं भारत लौटा तो 185 के करीब तुरंत वो वही भारतीय छुट के भारत में आए, और उसकी कटिंग वो ट्रिब्यून में भी छपी, और जागरण ने तो फ्रंट पेज पे मेरी फोटो के साथ जो है उसको छापा। दैनिक तो मुझे जागरण। कितनी खुशी हुई कि 185 भारतीय मेरी जरा सी कानूनी कोशिश से वो भारत में आ गए। बढ़िया। एक नौजवान बच्चा, एक एक छोटा सा मासूम बच्चा, जब मैं 2010 में लाहौर गया तो उसके माँ बाप मेरे से आके मिले, उनको पता चला कि भारत का वकील आ गया है। तो वो मेरे से मिले कि जी हमारा बच्चा शहजाद नाम का, वो समझौता ट्रेन में बैठ के चला गया, और वो अमृतसर की बच्चों की जेल में, उसको कृपया करके आप जो, उन्होंने तो फोटो भी दिया, आज तक भी फोटो मेरे पास मौजूद है, उसके सारे प्रूफ्स भी दिए, अपने प्रूफ्स भी दिए। वो बच्चा मैंने अमृतसर से वहां पर, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा सकता था, वहां पर वकील उनके अपॉइंट कराए, और वो अपनी लेवल से जो मेरे से हो सका वो मैंने किया, और वहां के हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको भी मैंने लगाया, और वो सहयोग करके उस बच्चे को मैंने वापस करवाया। वो बच्चा वो बच्चा आज नौजवान हो गया,
2010-11 की बात बता रहा हूँ, आज तो वो 25-26 साल का हो गया होगा। एक पाकिस्तान का बंदा जो है वो अंबाला की जेल में उसकी सजा पूरी हो गई, वो दिमाग से जो है मेंटल भी हो गया, उसका मुझे पता चला, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको वापस करवाया। मैंने 9 के 10 के करीब नेपाल के आदमी छुड़वा के वापस करवाए। एक मैंने लड़की पीएचडी कर रही थी गुड़गांव के अंदर, तो उसका किसी टैक्सी ड्राइवर से गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने फोटो भी कहीं पर लगाए हैं, वो दिमाग की उसका ठीक नहीं था। मिस्र की लड़की पीएचडी भारत में करने आई थी, दिमाग थोड़ा ये हो गया, उस बच्ची को वो जेल में होगी, गुड़गांव जेल से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने तो कोशिश की ना, वो आज तक मैंने उनको टेलीफोन नहीं किया, मिस्र वाली को भी, उन लोगों को भी, कि मैं मोमिन मलिक बोल रहा हूँ, आप कैसे हो, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, या आप मुझे ये दे दो। मतलब मैंने अपना कर्म किया, नेकी करो, कुएं में डालो। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहन जी, मैं तो चलो अभी आ रहा हूँ, आप तो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रही हो। आपने आपने देखो ना, मतलब एक आप खाली, आप ये नहीं है कि नाम के लिए नहीं, आप ने आपका चोला देखिए, आप धार्मिक उसमें है, हिंदुओं की बहुत बड़ी, आप जो ना एक माता के रूप में आपको जाना जाता है। हिंदू लोग भी आपकी जो है ना इतनी आपकी प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद आपसे लेते हैं, मुस्लिम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कितनी क्वालिटी है। आपका क्या था, गुलाम हैदर आपका ना रिश्तेदार है, ना पाकिस्तान में आपकी कोई रिश्तेदारी है। चलो हम तो मोमडन है, हम तो वकील भी हैं, हम तो हो सकता है कोई रिश्तेदारी भी मिल जाए, हमारे परिवार के खानदान के लोग कुछ गए भी हों, हम वहां आते ही आते भी रहते हैं, लेकिन आपकी तो कोई रिश्तेदारी नहीं, आप तो वहां जाकर कोई वकालत का कोई काम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कभी वहां गई नहीं, लेकिन आप कभी गुलाम हैदर से मिली नहीं, उसके बच्चों से कभी मिली, लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने इसको बुलंद आवाज किया, आप रबूपुरा के अंदर गई, आप पे हमले तक किए गए, आप पे अटैक किए गए, और वहां पर भीड़ इकट्ठी होकर के एक महिला पे लोग इस तरह टूट पड़े जैसे किसी कोई दुश्मन देश के आदमी पर टूट जाता है, जबकि आप भारतीय थी। ये सब आपने सहा, आपके बारे में गलत शब्दों का वहां यूज किया गया, गलत प्रचार किया गया, उसके बावजूद ना आप डरी, ना आप रुकी, ना आप झुकी, और आपने कितनी आवाज को उठाया। कोई समझे या ना समझे, इस चीज को समझने के लिए भी इंसान को दिमाग चाहिए कि किस आदमी ने कितनी बड़ी सेक्रीफाइस की है। 2 मिनट में कह देना आस्था नहीं है, वो फला कह देना, ये मुंह ये जुबान कह के अंदर चली जाती है, लेकिन इसका भाव दूसरे पर क्या पड़ता है, ये हर आदमी के बस की सोचने की समझने की शक्ति नहीं है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ जिनसे हक के नहीं उठा जाता, जिनसे टॉयलेट करके नहीं उठा जाता, ये वही लोग हैं। आपकी मेहनत को, आपकी पहन के आई, आपकी मेहनत को, आपकी कुर्बानी को, आपके श्रमदान को, आपके स्ट्रगल को, आपके सहन करने की शक्ति को मोमिन मलिक सलूट करता है। आप बड़ी बहन हो, और बड़ी बहन जो है वो माँ के समान होती है, शुरू से इज्जत करता है मोमिन मलिक आपकी, और अपनी तमाम बहनों की उनकी